आज के वीडियो में हम आपको दक्षिणी अमेरिका के विषय में बताएंगे। ये दक्षिणी अमेरिका का एक रेखा चित्र है। इससे उत्तर में उत्तरी अमेरिका है, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था। ये जो दक्षिणी अमेरिका है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये संसार के महाद्वीपों में इसका चौथा स्थान आता है और इसका जो क्षेत्रफल है 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। ये जो महाद्वीप है इसके उत्तर में इधर अटलांटिक महासागर है, इसके पूर्व में भी अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है तथा दक्षिण में यहाँ अटलांटिक और प्रशांत महासागर का यहाँ पर मिलन होता है। ये जो महाद्वीप है इसका जो ये दक्षिणी भाग है इसको हार्न अंतरीप कहते हैं। हार्न अंतरीप महाद्वीप का दक्षिणी छोर है और ये यहाँ पर एक ये टेरडिल क्यूगो द्वीप है। इस द्वीप के और इस हार्न अंतरिप के बीच में ये समुद्री क्षेत्र है। ये जो समुद्री क्षेत्र है इसको मेगलन जल संधि कहते हैं। उससे ये जो द्वीप है बीच में समुद्र होने के कारण ये इस दक्षिणी अमेरिका से अलग है। ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप में लगभग इसके ये वैसे दक्षिणी गोलार्ध में है। ये महाद्वीप थोड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध का आता है। यहाँ ये ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील के उत्तरी भाग में होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा से ये जो महाद्वीप है दक्षिण में इसका ज़्यादा हिस्सा है, उत्तर में बहुत कम हिस्सा है। तो मुख्य रूप से ब्राज़ील का उत्तरी भाग वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू ये जो देश हैं ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में आते हैं। जैसा कि मैंने अफ्रीका के विषय में जो पढ़ाया था उस पर मैंने बताया था कि जहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश होते हैं वहाँ की जलवायु बड़ी कठोर होती है, रोजाना वर्षा होती है और उस स्थिति में सघन वनस्पति होती है। सघन वनस्पति में बड़े बड़े विषैले जीव जंतु वगैरह होते हैं। तो यहाँ अधिक वर्षा होती है। ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। इसमें एक बहुत बड़ी नदी है अमेजन नदी। रोजाना वर्षा होने के कारण वो पानी वापस फिर समुद्र में आता है। ये ताजे पानी की नदी है क्योंकि वर्षा में जो पानी बरसता है वो शुद्ध पानी होता है। वही पानी इस नदी के द्वारा समुद्र में जाता है। यहाँ पर मैं इस नदी की एक विशेषता और बताऊं। इस नदी में भी इसके पानी में बड़े बड़े खूंखार जीव जंतु रहते हैं। मानव का इस नदी में जाना आसान बात नहीं है। किसी जलपोत वगैरह में ही जा सकता है। वैसे यदि जैसे नदी में नहाने आदि के लिए आदमी चला जाता है तो या इसमें बड़े बड़े हिंसक जीव हैं जो आदमी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये जो अमेजन नदी का बेसिन है इस अमेजन की छोटी छोटी हजारों सहायक नदियां हैं। जो सहायक नदियां वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, इधर कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू तक फैली हुई हैं। इधर ये बोलिविया में भी इसकी सहायक नदी हैं। बहुत सारी इसकी सहायक नदी हैं। तो ये जो अमेजन नदी का बेसिन है ये अभी भी मानव से अछूता है। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी आदमी अभी भी नहीं कर पाया है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप में कि यहाँ की जो जलवायु बड़ी कठोर है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिनके विषय में अभी भी आदमी को सही पता नहीं है कि कौन कौन से जीव जंतु यहाँ रहते हैं, क्योंकि आदमी का यहाँ जाना आसान बात नहीं है। तो यहाँ की जो जलवायु बड़ी कठोर होने की वजह से आदमी यहाँ जाने से बचता है। ये जो नदी है यहाँ के जो
लोग हैं या जो लोग रहते भी हैं, वहाँ एक आलू जैसा भूमि के अंदर एक पदार्थ पैदा होता है जिसे जेनिपोप कहते हैं। यहाँ के लोग इसे खाते हैं, इसका नाम कसावा भी है। यहाँ इस अमेजन बेसिन में मुख्य रूप से जिस तरह से कि मानव लोहे कंक्रीट वगैरह के मकान बनाकर रहता है, यहाँ ऐसे मकानों की भी कमी है। आदमी अपनी ज़रूरत के छोटे मोटे जगह बना करके उसमें गुजर बसर करता है, क्योंकि कठोर जलवायु होने के कारण जो सभ्य लोग हैं वो यहाँ जाना नहीं पसंद करते। केवल वैज्ञानिक लोग कुछ अध्ययन करने के लिए जाते हैं और वो तुरंत ही वापस आ जाते हैं। यहाँ इस अमेजन बेसिन में एक ऐसा जीव रहता है जो पेड़ों की पत्तियों पर रहता है और वो जो पत्तियां हैं उनमें नमी रहती है, उनमें मेंढक भी अपने अंडे दे देते हैं। ये यहाँ टूपन नाम का एक अमेजन बेसिन में एक पक्षी भी रहता है जो यहाँ की मुख्य वो है। और ये जो वेनेजुला है इसके पास ये गुआना है। यहाँ पर एक कैरो नदी नाम की नदी है, जो नदी लगभग 979 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये ऊंचाई की दृष्टि से बहुत ऊंची नदी है। और वेनेजुला में एक एंजल नाम का, इसी नदी पर एक एंजल नाम का एक झरना है, जिस झरने की ऊंचाई 979 मीटर है। इतना ऊंचा झरना हर जगह नहीं देखने में आता, बहुत ऊंचा झरना है। इधर इस दक्षिणी अमेरिका के ऐसे पश्चिम में होते हुए एक बहुत बड़ा पर्वत है, एंडीज पर्वत। ये जो एंडीज पर्वत है, इस पर्वत के इधर पूर्व में अर्जेंटीना है, पश्चिम में चिली है। तो यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत ऊंचाई पर है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे जोजिस एल कहते हैं। वो काफ़ी ऊंचाई पर है और वो सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ ये वर्षा की दृष्टि से, जैसा कि मैंने बताया, ये अर्जेंटीना के उत्तर में, चिली के भी उत्तर में मकर रेखा जाती है। और मैंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन किया था जब, और अफ्रीका का अध्ययन किया था तब भी मैंने बताया था कि जहाँ से कर्क रेखा, ऊपर कर्क रेखा है और नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा जहाँ पर हैं, वहाँ पर इधर ये समुद्री भाग होते हुए भी पश्चिमी पवनों द्वारा इधर वर्षा नहीं होती, यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। ये चिली और उत्तरी अर्जेंटीना में बहुत बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, एंडीज पर्वत के पास। तो क्योंकि मकर रेखा है, मकर रेखा के पास वर्षा नहीं होती। महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो विश्व के मरुस्थल हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ प्यूमा और जगुआर नाम के जानवर रहते हैं जो पेड़ों पर बंदरों को भी खा जाते हैं। यहाँ बोझा ढोने के लिए, ये जो एंडीज पर्वत है, इसकी ऊंचाई तक कुछ सामान पहुंचाने के लिए लामा नाम का जानवर होता है, वो पाला जाता है। उसके द्वारा ऊंचे स्थानों पर सामान पहुंचाया जाता है। यहाँ पर बोलिविया देश है। ये बोलिविया देश यहाँ है, अर्जेंटीना के उत्तर में यहाँ पर है बोलिविया देश। इस देश की जो राजधानी है वो एक नगर के रूप में है और वो बड़े ऊंचे स्थान पर है,
लगभग 3658 मीटर की ऊंचाई पर उसकी राजधानी बनी हुई है। ये अर्जेंटीना देश है। ये जो अर्जेंटीना देश है, इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, जिसे पंपास कहते हैं, जिसमें पशुचारण होता है। और इसमें वृत्ताकार आकृति में गेहूं उत्पादन होता है। भारी मात्रा में गेहूं पैदा होता है यहाँ पर। इधर ये जो ब्राज़ील है, इस ब्राज़ील में रबड़, सिनकोना, चंदन आदि की पैदावार होती है। और अर्जेंटीना में ये जो मैंने घास का क्षेत्र बताया, इसमें अल्फा अल्फा नाम की घास पाई जाती है। ये अर्जेंटीना में सूरजमुखी की कृषि भी की जाती है। सूरजमुखी की कृषि की दृष्टि से संसार में इसका तृतीय स्थान है। यहाँ ये जो ब्राज़ील देश है, इसमें कोको की पैदावार भी होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ के जो कृषक हैं, सोयाबीन की कृषि भी करते हैं। ये जो एंडीज पर्वत है, इस पर्वत पर, एंडीज पर्वत ऐसे दक्षिण से उत्तर तक इस दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है। इस एंडीज पर्वत के पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये चिली है। चिली में तांबे की खान पाई जाती है। उसे चुकी का माता कहते हैं, जहाँ तांबे की खान मिलती है। और ब्राज़ील में, ये जो ब्राज़ील है, इसमें मैगजीन की खानें पाई जाती हैं। मैगजीन का बड़ा उत्पादन होता है। और ब्राज़ील में लोहे की भी खान पाई जाती है। ये वेनेजुला और ये कोलंबिया और ये इक्वेडोर, इनमें खनिज तेल भी पाया जाता है। और ये जो ब्राज़ील है, इस ब्राज़ील में मक्का की कृषि भी की जाती है। ये कोलंबिया और चिली, इन दोनों में तांबे का उत्पादन होता है, मतलब तांबे की खान पाई जाती है। ये जो एंडीज पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, उसे एकाकागुआ कहते हैं। 6960 मीटर ऊंची है। और ये जो एंडीज पर्वत है, 7200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ ये जो चिली है, चिली के उत्तर में अटाकामा का मरुस्थल है, वो मैंने बताया। ये मकर रेखा पर पड़ता है और मकर रेखा पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल पाया जाता है, जो विश्व का बड़ा शुष्क भाग है। और ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में पशुपालन होता है। जैसा कि मैंने उत्तरी अमेरिका में बताया था कि उसमें भी स्टेप्स जो घास के मैदान है, वहाँ पर उसमें पशुपालन किए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। इसी तरह ये अर्जेंटीना जो देश है, ये भी उत्तरी अमेरिका की यूएसए की तरह अच्छी स्थिति में है ये देश। यहाँ पर कृषि भी बढ़िया होती है, पशुपालन भी अच्छा होता है और ये समृद्ध देश है। यहाँ के जो पशुपालक हैं, उन्हें ग्वाको कहते हैं। ये जो अटाकामा का मरुस्थल है, इसकी एक और विशेषता बताऊं कि यहाँ कम वर्षा होना भी इसके लिए वरदान है। यहाँ नाइट्रेट के बड़े भंडार हैं। यहाँ से नाइट्रेट प्राप्त किया जाता है। ये जो ब्राज़ील है, इसमें कहवा पैदा होता है।
कहवा की बड़ी मंडी साओ यहाँ पर है, और सेंटास पत्तन से कहवा का व्यापार होता है। अर्जेंटीना का नेको का मैदान, ये जो अर्जेंटीना है इसका यहाँ पर नेको का मैदान है, जो कपास की कृषि के लिए बड़ा उपयोगी है। और मध्य चिली में, ये जो चिली है मैंने बताया था कि एक भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश होते हैं, तो इस मध्य चिली में यहाँ पर भी जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की विशेषता है कि उनमें जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। तो ये मध्य चिली जो है इसमें भी जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है, और जहाँ जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है उन क्षेत्रों में फलों की कृषि होती है। तो फलों की कृषि की दृष्टि से ये चिली बहुत उपयोगी है। यहाँ उरुग्वे में, ये यूरुग्वे छोटा सा देश है, इसमें सबसे ज़्यादा नगर है, अन्य देशों में इतने नगर नहीं है। एक ये बोलिविया देश है, इस बोलिविया देश की ये विशेषता है कि ये चारों तरफ से स्थल भागों से घिरा हुआ है। समुद्र जो हैं इससे अलग है, इससे दूर हैं, स्थल भागों से ये घिरा हुआ है। ये जो इक्वेडोर है, ये इक्वेडोर गैलागियास, इसका एक द्वीप है छोटा सा, गैलागियास द्वीप। उस द्वीप में टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन होता है, और ये जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से यहाँ के जो रहने वाले पक्षी हैं, उन पक्षियों से जो खाद्य प्राप्त होती है उसे ग्वानो कहते हैं, और उसमें फास्फोरस की बड़ी मात्रा होती है। वो जो खाद है वो दूसरे देशों को भी भेजी जाती है। इस तरह से मैंने ये मुख्य जानकारी इस दक्षिणी अमेरिका की बताई। अब एक बार मैं इस अमेजन के बारे में और कहना चाहूँगा। ये जो अमेजन नदी है, ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में आने के कारण यहाँ रोजाना वर्षा होती है, और यहाँ सघन वनस्पति है। ये मानिए कि धरातल के ऊपर आसानी से पैदल भी मानव का जाना आना आसान बात नहीं है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, उन वनों में बड़े बड़े हिंसक पशु, पक्षी और जमीन पर रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कुछ वन जाति के लोग, मानव जैसे ही वनों में ऐसे भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोग बड़े बड़े हिंसक जीवों से सीधे लड़ जाते हैं और उन्हें मार भी देते हैं। इसी अमेजन नदी की यहाँ पेरू में एक सहायक नदी है जिसे सने टिम्पिस्का कहते हैं। इस सहायक नदी की खोज आंद्रे रूजो ने 2011 में की थी। ये जो नदी है इसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं, क्योंकि इसका पानी इतना गर्म होता है कि इसमें चाय बनाई जा सकती है। इस नदी के में यदि कोई जीव जंतु गिर जाए तो वो मर जाता है। इससे संसार की जो नदियां हैं उनमें ये जो नदी है, ये गर्म पानी की नदी होने के कारण इसका अपना अलग महत्व है। अन्य कोई ऐसी नदी संसार में नहीं है। इस नदी का दूसरा नाम ला बोम्बा भी है। तो इस अमेजन नदी की बात है। इस अमेजन नदी के जो बेसिन है, इसके जो भूभाग हैं जहाँ जहाँ ये फैली हुई है, उनका पूरा अध्ययन अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि कठोर जलवायु है। संभावना ये है कि भविष्य में इनका अध्ययन जब आदमी करेगा तो और भी कुछ मानव उपयोगी
स्थिति यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। तो क्योंकि कठोर जलवायु है और कठोर जलवायु में सभ्य लोग नहीं रहते, कुछ वन्य प्राणी और उनके ही जैसी स्थिति में रहने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। जो सभ्य लोग हैं वो यहाँ नहीं रहते। धन्यवाद।